Good morning students. Today we will discuss about reaction mechanism का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट पार्ट में हमने इंक्लूड किया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज फर्स्ट, सेकंड टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, थर्ड reaction intermediate, fourth electronic effect, fifth inductive effect, sixth resonance effect, seventh hyperconjugation effect, eighth electromeric effect, ninth टॉटोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इसमें देखेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होंगे। पहला टाइप है हेट्रोलाइटिक हेट्रो अनइक्वल। हेट्रो का मीनिंग है अनइक्वल। होमो लाइटिकल इक्वल सिमेट्रिकल। बॉन्ड क्लीवेज कहें, बॉन्ड फिशन कहें तो इसमें ये हो जाएगा द क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। It is also called ionic cleavage. In this cleavage, ions are formed. इसमें आयन फॉर्म होंगे, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बेनाइन या इनोलेट आयन बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें होमोलैटिक क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं bonded electrons, distribution of electrons. It is also known as unionic cleavage. This cleavage form free radical. इसमें free radical बनेगा। तो हेट्रोलाइटिक या हेट्रोलाइटिकल क्लीवेज में कार्बोकैटाइन एंड कार्बेनाइन फॉर्म होगा। होमोलैटिकल बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। इसमें हम और डिटेल में अगर देखते हैं तो इसको इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप मोर देन या ग्रेटर देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की, इस ग्रुप की कार्बन से ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ग्रुप लेकर के चला जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाएगा। इसे हम हेट्रोलिटिकल फिशन या बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन इज ग्रेटर देन ग्रुप, यदि कार्बन की ग्रुप से ज़्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, कार्बेनाइन या इनोलेट आयन फॉर्म हो जाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब ये ब्रेक होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, दोनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इस तरह से फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, ये लाइट रेडिएशंस या हीट की प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, और ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी तो सिंपल है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट्स टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स के होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इन दोनों अटैकिंग रिएजेंट्स को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मीनिंग होता है विच अटैक्स ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी इस पर रहेगी। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस इस पर रहेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हम देखें, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, SO3H, NO2, X, R, RCO। न्यूट्रल हो सकता है, जितनी भी ल्यूइस एसिड हैं, या तो ये कह सकते हैं कि ल्यूइस एसिड सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं, या फिर ये कह सकते थे हम कि इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव्स एज एन लेविस एसिड। तो ये ध्यान रखना है, या तो कह सकते थे कि ऑल ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव्स एज एन ल्यूइस एसिड। तो ये जितने भी ये सभी ल्यूइस एसिड हैं, न्यूट्रल स्पीसीज हैं। उसके बाद फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कार्बीन्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, नाइट्रीन्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पर हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल को, अगर हम देखें न्यूक्लियोफाइल पहले इलेक्ट्रॉन रिच था, ये उस सेंटर पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, X नेगेटिव, R नेगेटिव। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब यहां पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस, तो हम ये भी कह सकते थे कि न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट एज लुईस बेस, या फिर कह सकते थे बेसेज आर कंसीडर्ड या एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं। इसको याद रखने के लिए ये भी कर सकते थे वाटर एंड अमोनिया। या फिर इनके डेरिवेटिव्स, ये वाटर हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, 1H रिप्लेस हो गया, ये 2H रिप्लेस हो गए, ये वाटर के डेरिवेटिव हो गए अल्कोहल एंड ईथर। अमोनिया ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। RMgX, LiAl, H4, NaBH4, तो ये कुछ रिएजेंट हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट और आ जाता है, एम्बिडेंट
न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मीनिंग होता है ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनर साइट हों, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही साइड से डोनेट करे, डोनेट बाय वन साइट। यहां पर ऑक्सीजन हो सकता है, यहां पर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है। इसी तरह से कार्बन हो सकता है नेगेटिवली चार्ज, या तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ये हो सकता था लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये अटैक कर सकता था। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 डोनर एटम हों, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम से डोनेट किया जाए, उन्हें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास हो जाएंगे कार्बोकैटाइन, या फिर इसको हम कार्बोनियम आयन कह देते हैं, कार्बेनाइन या इसको इनोलेट आयन कह देते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। ये हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देखें कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन यानी कैटाइन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। ऐसा कैटाइन जिसमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, उसे हम कार्बोकैटाइन कहेंगे। कैटाइन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। कार्बन एटम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। इसकी जो वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बोकैटाइन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, यानी इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस तरह से हम इसे कह सकते थे। आगे देखें तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोकैटाइन आर पेयर्ड। कार्बोकैटाइन के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटाइन्स आर पेयर्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज। ठीक, एंड ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इसको कह सकते हो। कार्बोकैटाइन फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ये बनेगा। कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम आयन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से PYQ में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां से क्वेश्चन कि भाई कार्बोकैटाइन किस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है। sp2 आती है विद 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, लॉन पेयर 0 है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा है इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी उतने ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन एटम। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका आ जाता है ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है और एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बोकैटाइन या
कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होगी। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, 120 बॉन्ड एंगल रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ये होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरह से हम कार्बोकैटाइन को कर सकते थे। इसमें आगे चलें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये इसके मेन पॉइंट थे, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की डिपेंड्स करेगी। इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है, रेजोनेंस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल इसको माना जाएगा। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसे हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। इसमें R मोस्टली आता है। दूसरा माइनस आई, इसके इनवर्सली रहता है। माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन पर डेफिशिएंसी और बढ़ा देगा, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही आएगा। तीसरा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की मानी जाएगी। अगला है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग को आप कोरिलेट कर सकते थे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें हो सकता था अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा उतना ये अनस्टेबल होता चला जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी चार्ज की, तो इसलिए अनस्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कर सकते थे। एग्जाम्पल देखें, ये आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में, डिफरेंट बोर्ड्स में भी, नीट, जी मेंस, इनके क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखे जाएंगे। यहां पर हमने 2 फैक्टर प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हमने देखना है, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इसकी डेफिशिएंसी को डिक्रीज करेंगे, चार्ज को कम करेंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहां पर आगे अगर हम चाहें ये भी हो सकता था, इस तरह से और भी आ सकता था।
यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी -I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो यानी स्टेबल हो जाएगा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ये पावरफुल है, ये इसके बाद नेक्स्ट आएगा। यहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें और ये सबसे कम स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं CH3 CH2 HCH2, तो यहां पर देखें यहां +I है, यहां पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर -I है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन यहां रह गया। अगर हम इसमें देखते हैं एरोमेटिक, जितनी रिंग्स यहां पर 3 रिंग्स हैं, तो एरोमेटिक 3 डिग्री, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाईएस्ट होंगे, यहां पर लोएस्ट होंगे, यहां और भी कम होंगे। तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल माना जाएगा और ये लीस्ट स्टेबल माना जाएगा। यहां बच्चा -I, इसके -I नेचर से भी, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखना है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर से नहीं देखना है। अगर हम एलिफेटिक, तो यहां पर +I 3 डिग्री है, यहां पर 2 ग्रुप हैं +I, यहां पर 1 ग्रुप है, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, नो इफेक्ट, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। तो हम कार्बोकैटायन को कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार्बेनाइन और इनोलेट आयन। क्या आ जाएगा? कार्बेनाइन, इनोलेट आयन। इसमें क्या हो जाएगा? द एनाइन इन विच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बेनाइन। जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था वो कार्बोनियम आयन कहलाया था। यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बेनाइन इसे हम कहते हैं। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एंड हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड हैंस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ये sp3 आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आ सकता था। एक क्वेश्चन इसका हाइब्रिडाइजेशन का पूछ रहा। लॉन पेयर, इसमें एक ऑर्बिटल में लॉन पेयर होगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप इसकी पिरामिडल होती है। पिरामिडल शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। इस तरह से हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते थे। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लॉन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन या इनोलेट आयन, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट, एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
एस करेक्टर में क्या होता है, sp, तो यहाँ 2 ऑर्बिटल हैं, 1/2 इंटू 50%, sp2 1/3, sp3 1/4। तो इस तरह से इनकी परसेंटेज निकल जाती है, आप निकाल सकते हो। तो ये 3 फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, एस करेक्टर, रेजोनेंस, इन पर ये डिपेंड करते हैं। आगे हम इसको अगर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, इंडक्टिव इफेक्ट -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां +I हो गया, यहां पर नो इफेक्ट, यहां पर अगर हम देखें -I हो गया, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग +I होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग -I होगा। तो इस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी देख सकते थे। एग्जाम्पल देखें, यहां पर नो इफेक्ट, यहां पर +I इफेक्ट हो गया, यहां पर 2 +I हो जाएंगे, यहां पर 3 हो जाएंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। इफेक्ट क्योंकि +I के इनवर्सली होता है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर -I है, यहां पर -I, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और स्टेबिलिटी -I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ये हो जाएगी। तो ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में 4 ऑप्शन बनेंगे। विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज लीस्ट स्टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर सकते थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 डिग्री एरोमेटिक, ये 2 डिग्री एरोमेटिक, ये 1 डिग्री एरोमेटिक, और ये अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से इनमें सभी में रेजोनेंस से हम देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम इनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। एरोमेटिक कार्बेनाइन, अनसैचुरेटेड, तो या तो ड्यू टू रेजोनेंस 1 डिग्री 2 डिग्री या इंडक्टिव इफेक्ट, इनसे हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज इन विच ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो प्रेजेंट। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्री रेडिकल। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन और ऑड इलेक्ट्रॉन in their outermost shell. Unpaired electron contain carbon, shows paramagnetism. ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनकम्प्लीट इसका ऑक्टेट होता है। फ्री रेडिकल
sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है एंड हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। ये दोनों क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर या प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस तरह से, ये हम अगर देखें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड इसके आएंगे, बाकी एक ऑर्बिटल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होगा। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप, इसका ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्लस आई के डायरेक्टली रहेगा, माइनस आई के इनवर्सली रहेगा। और ज़्यादा डिटेल अगर हम इसकी करें, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, एस करेक्टर, इन सभी में रहेगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड, तो इन दोनों में रेजोनेंस हो जाएगी। यहां पर प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इनसे हम इसको देख सकते थे। बाकी कंपेयर इसका किया जाए, सेम एज दैट ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। तो इस तरह से हम इन तीनों को कर सकते थे, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन, इनोलेटाइन एंड फ्री रेडिकल। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, कार्बीन। Carbines are neutral carbon species in which the carbon atom is bonded with two monovalent atoms। दो मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा या दो ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, एंड कैरीज 2 non-bonded electrons। It behaves as an electrophile। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूट्रल स्पीसीज होती है, कोई चार्ज नहीं होता। It contains 6 electron, 6 stack of electron in their outermost shell। 4 electrons are bonded, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, फ्री होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मिथाइलिन कार्बिन हो सकता है, CH2, क्लोरोकार्बिन हो सकता है, CCl2। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्टिंग इंटरमीडिएट 2 फॉर्म्स इसकी होती हैं, कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। यदि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड इसके हो जाएंगे, एक लॉन पेयर इस पे हो जाएगी। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, 3 ऑर्बिटल। तो ये फॉर्म हो जाएगा एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल, sp2 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट में देखते हैं, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अलग अलग रहेंगे।
दो अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड इसके रहेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। sp हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर है, इस वजह से 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन से ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? दिस इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल इन सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये ट्रिपलेट कार्बिन से लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा, यहाँ पर मोर हो जाएगा, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट। या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बिन। अगला हम देखते हैं नाइट्रीन। ये नाइट्रीन में कार्बन की जगह जैसे कार्बन था, इसी तरह से इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रीन्स आर 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड 1 मोनोवैलेंट एटम। यहाँ एक मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा या ग्रुप से जुड़ा होगा इन कैरिंग 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवैलेंट रेडिकल इसको कह देते हैं। न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, इसलिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन, इसकी भी 2 फॉर्म हो जाएंगी, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट नाइट्रीन में फिर वही सिचुएशन बनेगी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे, यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल्स में आएंगे, सेपरेट ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो यहाँ एक ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ये 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp2 1 2 3। यहाँ पर एक लॉन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp। स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्रिपलेट नाइट्रीन एंड सिंगलेट नाइट्रीन से ज़्यादा रहता है। वही यहाँ पर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम रहेगा, इसलिए ट्रिपलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन से ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट को। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कमांड कर सकते थे। और इसके एस्पेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं या PYQ क्वेश्चंस हैं, ये GOC कंप्लीट करके कंप्लीट GOC का एक हम 100 to 120 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियोज में डालेंगे, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू।